हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूपीएससी के सिलेबस का एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। और पिछले 3 से 4 वर्षों में हम देख रहे हैं कि यूपीएससी की हर एक एग्जाम में इससे 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन टू द पॉइंट होते हैं और वन लाइनर होते हैं जो काफ़ी कम समय में हो जाते हैं। एनडी की परीक्षा में इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है। बाकी सीडीएस, सीएपीएफ और सीएससी प्री इसमें क्वेश्चन 5 to 7 हर ईयर पिछले 3 या 4 सालों में हमें देखने को मिल रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हम कैसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से तैयार करें, इसके सिलेबस को हम कैसे प्रिपेयर करें, तो उसको जानने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि इसको कैसे हम तैयार करें। देखिए, इसका जो सिलेबस है, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो प्री हिस्टोरिक एरा होना चाहिए। प्री हिस्टोरिक एरा जिसको हम प्राग ऐतिहासिक युग बोलते हैं। और इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज। पहले इस चैप्टर को काफी नेग्लेक्ट किया जाता था, लेकिन यूपीएससी ने 2020 से सिविल सर्विस के प्री से स्टार्ट किया है और फिर यहां से क्वेश्चन लगातार हर वर्ड से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो डेट्स वाई इस चैप्टर को क्रोनोलॉजिकल तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करिएगा। सबसे पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक। उनकी क्रोनोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा कैसे आता है, कैसे निकलता है इंडिया में, और इंडिया में हिस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है। और प्रोटो हिस्टोरिक एरा पे जब हम आएंगे तो इस एरा में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, आईबीसी को, लगभग 2500 बीसी के आसपास। तो जब हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ सबसे पहले तो हमें इसकी टाउन प्लानिंग को पढ़ लेना है, टाउन प्लानिंग को पढ़ना है। उसके साथ साथ इसकी कुछ सिटीज हैं उनको देख लेना है, जो मेजर सिटीज हैं। उसके साथ साथ यहाँ एग्रीकल्चर कैसा था, उसके साथ साथ यहाँ मेटल पे काम कैसे होता था, इसको देख लेना है। और उसके साथ साथ ट्रेड को भी देख लेना है कि यहाँ का ट्रेड कैसा था, क्योंकि शाहरुखान का एक इंस्क्रिप्शन मिला है और यूपीएससी की एनडीए परीक्षा 2017 या 18 में क्वेश्चन इस जो बोगज को इंस्क्रिप्शन है उससे शाहरुखान इंस्क्रिप्शन है उससे देखने को मिला है। उसके बाद वैदिक एरा स्टार्ट करते हैं और वैदिक एरा हिस्टोरिक एरा को बोलते हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक एरा ऐसा एरा है जिसकी पूरी हिस्ट्री ऋग्वेदा पे डिपेंड है, ये ऋग्वेदा से मिलती है। और दूसरा होता है लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। तो दोनों एरा को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और 1000 बीसी से 500 बीसी तक। और उस टाइम में कौन कौन से लिटरेचर, सेम इसको ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि इस एरा की सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, इन एरास की सोसाइटी में, उसके अलावा ट्रेड कैसा है यहाँ का, एग्रीकल्चर कैसा है, इस तरह की चीजें हम यहाँ पर भी इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। अब क्योंकि वैदिक एरा लगभग 500 बीसी के आसपास का है, उसके बाद इसमें एक लिटरेचर एरा स्टार्ट होता है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, संगम एरा को पढ़ेंगे। क्योंकि वैदिक एरा या वैदिक कल्चर को साउथ में ले जाने का श्रेय जो दिया जाता है वो अगस्त्यस ऋषि को दिया जाता है। और संगम एरा लगभग 300 बीसी में साउथ इंडिया में या तमिलम रीजन में स्टार्ट हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं सीएपीएफ परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई जो तोला कापियम है वो किसने लिखी है, और कई बार हम देख रहे हैं कि तमिल व्याकरण कौन सी है पहली। इस तरह के क्वेश्चन संगम एरा से देखने को मिलते हैं। इसकी 3 संगम काउंसिल्स हैं, तीनों संगम काउंसिल्स को देखना है कहाँ पे हुई हैं और किसने अध्यक्षता की है। उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 2018 से सीएपीएफ, सीडीएस और सीएससी में देखने को मिल रहा है लिटरेचर से। उसके बाद संगम एरा को जब आप समाप्त करिएगा तो उसके बाद इंटेलेक्चुअल रेजुविनेशन एरा आता है, जिसको हम बौद्धिक पुनर्जागरण युग बोलते हैं। और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके जरूर पढ़िएगा। एक तो पार्ट होगा इसमें नॉन सनातनी सेक्ट, नॉन सनातनी सेक्ट, और दूसरा पार्ट इसमें आपका होगा सनातनी सेक्ट। और देखिए, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इंटेलेक्चुअल रेजुविनेशन एरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए है। आप कोई भी परीक्षा दीजिए यूपीएससी की, सभी में एक क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल रिवाइवल एरा से देखने को मिलेगा। नॉन सनातनी सेक्ट में आप बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, आप जैनिज्म को पढ़ते हैं, आप पशुपत को पढ़ते हैं, पाशुपत को, और इसके अलावा इनके कुछ सब सेक्ट्स हैं उनको भी आप पढ़ते हैं। सनातनी सेक्ट में आप वैष्णविज्म को पढ़ते हैं, वैष्णविज्म। उसके बाद आप इसमें शैविज्म को पढ़ते हैं,
शिव को जो मानते हैं उनको। उसके बाद आप लिंगायत पढ़ते हैं, लिंगायत पढ़ते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल रेजुविनेशन एरा में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें करंट में ज्यादा चल रही हैं। जैसे आजकल 23 की मैं बात करूं, 2023 की, तो पासरनाथ जो पर्वत है झारखंड में है, वहां पे एक जैन मॉन्क है, उन्होंने संलेखना प्रोसेस के माध्यम से, पद्धति के माध्यम से अपने शरीर को त्यागा है। तो इसके कारण जो जैनिज्म है वो काफी चर्चाओं में है, और हर एक परीक्षा में 2023 में आप देख रहे हैं कि जैनिज्म से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें चर्चाओं में है, उसी को आपको पढ़ लेना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना सभी को है इसमें, लेकिन जैसे सनातनी सेक्ट में लिंगायत की अगर मैं बात करूं तो अनुभव मंतप्पा बसवन्ना से संबंधित है, लिंगायत से संबंधित है, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे थेम्स रिवर के किनारे बसवन्ना की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया, तो उस टाइम सिविल में इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो उन जगहों से बनते हैं जो करंट में बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से अब करंट में बहुत ज्यादा चल रही हैं या करंट में बहुत ज्यादा अपडेटेड हैं। तो करंट का इसमें जरूर ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल रेजुविनेशन एरा में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप पहले से ही पता कर सकते हैं कि यूपीएससी में इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप करंट से अपडेटेड हैं, आप मंथली या फिर डेली करंट को पढ़ते हैं। उसके बाद आप इवोल्यूशन ऑफ मगधा को जब देखते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ मगधा में आप क्या देखते हैं कि हिरण्यक डायनेस्टी आ जाती है, उसके बाद शिशुनाग आ जाती है, और उसके बाद नंदास आ जाते हैं। तो जब आप नंदास को यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ आपको एक काम करना है कि नंदास के टाइम में आप अगर देखें तो जो महापद्मानंद है उनके टाइम में किसका इन्वेजन हुआ है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है। तो अलेक्जेंडर का इन्वेशन आप वहीं पे पढ़ेंगे नंदास के टाइम में, जब आप नंदास को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंदास को यहां पढ़ रहे हैं और अलेक्जेंडर के इन्वेशन को पता नहीं कहां फिर जाके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो चीज जहां पे हुई है, जिसके टाइम में हुई है, उसको क्रोनोलॉजिकली तरीके से वहीं पे पढ़ लेना है। उससे क्या होता है कि चीजों में ग्रिप बनती है और बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ने में क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा आप मौर्यंस पढ़ेंगे तो देखिए मौर्यंस बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर हमारे लिए है एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। जैसे इसकी पॉलिटी, भाई इन्होंने कौन कौन से राज्य को जीता। उसके अलावा इनका प्यारे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन काफी चर्चाओं में रहता है, काफी क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे सीएपीएफ में बनता है, कभी पूछ लेता है सन्निधाता क्या होता था, कई बार पूछ लेता है प्रतिष्ठा क्या होता था। इस तरह के ऑफिशियल्स इनके पूछ लेता है। पॉलिटी के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इनकी सोसाइटी को जरूर देखिएगा कि सोसाइटी इनकी कैसी है, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों ट्रेड इनका कैसा है, और कौन कौन से कोस्ट, कौन कौन से पोर्ट्स का ये ट्रेड में यूज करते हैं। ये जैसे 2020 का अगर सिविल सर्विसेज का प्री देखें तो इसके ट्रेड के जो पोर्ट्स हैं उनको पूछ लिया है। सीएपीएफ में इसके एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता रहता है, और सीडीएस में भी एज वेल एज क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। तो मौर्यंस को ऐसा नहीं है कि केवल अशोक पढ़ लिए और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिए और अशोक के 4 इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए और अशोक मौर्यंस खत्म, ऐसा नहीं है। इसको डिवाइड करना है, और ये सेगमेंट्स मौर्यंस जब आप पढ़ रहे हैं तभी अलग अलग करके पढ़ लेना है। इससे मौर्यंस में एक तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उसके साथ साथ चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, चीजें आपको दिमाग में डालनी नहीं पड़ेंगी, चीजें खुद पे खुद एक पिक्चर उनकी बन जाएगी, एक पिक्चर फॉर्म में आप उसको विजुअलाइज कर सकेंगे, कर चुके होंगे। उसके साथ साथ मौर्यस की जो सोल है, जो आत्मा है, वो है अशोक के इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस को आपको मौर्यंस में ही पढ़ लेना है, और उसके साथ साथ अशोक के किस इंस्क्रिप्शन में किस बात का जिक्र है, कि कलिंग बैटल का किस इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है, या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इनको किस टाइटल के नाम से प्रकाशित किया है, इन सबको आपको वहीं पे देख लेना है। या फिर कौन सा इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में है, कौन सा इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल है, इस तरह की चीजें पेपर में काफी आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जिस चैप्टर पे आते हैं वो है पोस्ट मौर्यन एरा। और पोस्ट मौर्यन एरा जो स्टार्ट होता है वो अंतिम लास्ट मौर्यन जो किंग है बृहदत्त, उनको मार देते हैं कौन, उनके सेनापति जिनका नाम होता है पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम है सुंगा डायनेस्टी, सुंगा। तो ध्यान रखना है सुंगा डायनेस्टी की, सुंगा डायनेस्टी के सोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे पुराणाज हैं या फिर मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है। उसके साथ साथ पुष्यमित्र सुंग के टाइम में कौन उसके दरबारी कोर्टियर रहे हैं, अगर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पुष्यमित्र सुंग के जो पुरोहित रहे हैं वो पतंजलि रहे हैं। और 2020 में क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के प्री में क्या पूछा कि पाणिनि पतंजलि के दरबार में रहते थे, तो गलत था। कौन रहते थे, पतंजलि रहते थे, तो उसको वहीं पे पढ़ लेना है। उसके साथ साथ पुष्यमित्र सुंग के सक्सेसर कौन रहे हैं, अग्निमित्र, और उनका लव स्टोरीज मालविका के साथ काफी फेमस है। तो जो पुस्तक है, जो कालिदास का नाटक भी है कालिदास जी का, क्या है, मालविका अग्निमित्रम, तो वो किस टाइम में, किस एरा में, किसके लिए है, इन सबको आपको यहीं पे पढ़ लेना है।
उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्ट मौर्यन एरा पढ़ रहे हैं तो सुंगास तो नॉर्थ में, मगध में। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर मैं डेक्कन इंडिया की बात करूं तो इस टाइम पे कौन है, सातवाहनास है। तो सातवाहनास को भी आपको सुंगास के साथ साथ वहीं पे पढ़ लेना है। और सातवाहन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पेपर ऐसा नहीं बचता हर साल जो सातवाहनास से क्वेश्चन ना देता हो। कौन उसके फाउंडर हैं, सातवाहनास का कोइनेज कैसा था, क्योंकि कांच के सिक्के और इत्यादि जो सिक्के इन्होंने स्टार्ट किए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन्होंने लैंड को ग्रांट में देना स्टार्ट किया, बुद्धिज्म के लिए इनकी पॉलिसी कैसी थी, ये चीजें आपको वहीं पे ही पढ़ लेनी है, वहीं पे। उसके अलावा आगे आप चलेंगे तो एक्सटर्नल इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। एक्सटर्नल इन्वेजन में आप जो पढ़ते हैं वो इंडो ग्रीक्स पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक। उसके साथ साथ आप पार्थियंस पढ़ते हैं जिसको हम ईरानी बोलते हैं, ईरानीज। उसके बाद आप सकास पढ़ते हैं और उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, कुशानास पढ़ते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से पार्थियंस का तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं। इंडो ग्रीक्स को आपको पढ़ना है कि इंडो ग्रीक्स में अगर मिनांडर है तो उसने कहाँ अपना राजधानी बनाया है, और मिनांडर का एक दरबारी रहा है नागार्जुन जिनके बीच में एक काफ़ी डिस्कशन हुआ है, तो उस बुक को हम बोलते हैं मिलिंद पनो। तो वो पुस्तक वहाँ लिखी गई है, कौन कौन से एरियाज उसने जीते हैं, इंडो ग्रीक के डाउनफॉल के क्या कारण नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी पे रहे हैं, इसको यहीं पे पढ़ लेना है। पार्थियंस को आप छोड़ सकते हैं। सकास को आप देखेंगे तो सकास का आना कैसे हुआ इंडिया में, क्या कॉजेज रहे। उसके साथ साथ सकास ने क्षत्रप्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो सकास के जो क्षत्रप हैं जैसे रुद्रदमन है, तो रुद्रदमन का इवोल्यूशन और रुद्रदमन के टाइम का जितना भी आर्ट है, जैसे रुद्रदमन का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में गिरनार इंस्क्रिप्शन है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब वहीं पे उसकी आर्ट एंड कल्चर को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, कहीं दोबारा नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। उसके बाद कुशानाज है, तो कुशानाज में कनिष्क को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इनका आर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनके टाइम में एक गांधार स्कूल देखने को मिला है, गांधार स्कूल पेंटिंग में, मथुरा स्कूल मिला है आइडल मेकिंग के लिए, मथुरा स्कूल। इसके साथ साथ इनका ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, सिल्क रूट का बनना या फिर हिप्पाउस के द्वारा ट्रेड विंड्स की खोज करना। तो ट्रेड्स में काफी रेवोल्यूशन जो कुशानास हैं वो लाए हैं। और उसके साथ साथ कुशानास के डाउनफॉल के क्या कॉजेज रहे उसको देख लेना है, और कुशानास के टाइम में बुद्धिज्म की कौन सी काउंसिल हुई है उन सबको आपको यहीं पे कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि किस किंग ने कौन सा टाइटल लिया है, क्योंकि टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनाम प्रियदर्शी कई बार पूछ लेता है पेपर में, अशोक का है, कई बार तुषार का कैपिटल या फिर देवपुत्र का टाइटल पूछ लेता है, तो कुषाण कनिष्क का है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। गुप्तास की बात करेंगे तो गुप्तास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुप्तास को भी सेम ऐसे ही पढ़ना है। सबसे पहले उनका पॉलिटी पढ़ लेना है, सबसे पहले उनकी पॉलिटी, कौन कौन सी जगहें उन्होंने जीती। उसके बाद उनका आर्ट एंड कल्चर, कुमार गुप्त ने नालंदा बनवाया है, जो भी जिसने जो भी काम किए हैं। आर्ट एंड कल्चर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजंता एलोरा के केव्स इनके टाइम में हुई हैं पेंटेड। उसके अलावा इनके टाइम में जो नागर स्टाइल है इंडिया में वो देखने को मिला है। उसके साथ साथ इनका लिटरेचर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा गोल्डन एरा है एंशिएंट हिस्ट्री में लिटरेचर, क्योंकि कालिदास इन्हीं के टाइम में हुए हैं, विशाख दत्त इन्हीं के टाइम में हुए हैं, बारामीर हुए हैं, बरूची हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी टाइम पे हुए हैं। तो इनका लिटरेचर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं आपको लिटरेचर को पढ़ लेना है। उसके साथ साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लिया जाता है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोगों को यहीं पे ही पढ़ लेना है। यानी गुप्तास अगर पढ़ रहे हैं तो गुप्तास के बारे में लिटरेचर ऐसा नहीं है कि गुप्त एंशिएंट हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे और लिटरेचर पता नहीं कब पढ़ेंगे, नहीं, लिटरेचर वहीं पे पढ़ लेना है। और आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 5 या 6 सालों से हर एक पेपर में यूपीएससी के एक बुक जरूर पूछ लेता है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वो बुक आपको रटनी पड़ती होंगी और आप सोचते होंगे कि इसको छोड़ दो। नहीं, अगर आप उन बुक्स को यहीं पे पढ़ेंगे कि उस बुक में पर्टिकुलर साम्राज्य से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन हैं, पर्टिकुलर एम्पायर से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत अच्छी ग्रिप वो बुक्स बना देती हैं और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो पोस्ट गुप्तास देखते हैं, और पोस्ट गुप्तास में जो मेजर है वो हमारे लिए क्या है, वर्धन डायनेस्टी। तो यहां देख लेना है कि वर्धन डायनेस्टी के इवोल्यूशन के कॉजेस क्या है, और उसके साथ साथ वर्धन डायनेस्टी में आप देखिएगा हर्षवर्धन के टाइम में इनका लिटरेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्षवर्धन ने खुद भी 3 प्ले लिखे हैं, प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली। और उसके साथ साथ इनके दरबारी हैं बाणभट्ट, तो हर्षचरित्र उन्होंने लिखी है, कादम्बरी लिखा है, तो उसको वहीं पे पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ वर्धन डायनेस्टी के डाउनफॉल के क्या कारण रहे, तो डाउनफॉल के कारण आपको पता है चालुक्यास रहे। तो पोस्ट गुप्त एरा में ऐसा नहीं है कि मैं अलग से लिखूंगा या आपको अलग से पढ़ना है, यहीं पे चालुक्यास को पढ़ लेना है।
जिस टाइम पे नॉर्थ में बर्धन है उस टाइम पे डेक्कन इंडिया में चालुक्यास हैं, और चालुक्यास के डाउनफॉल के कारण क्या रहे, पल्लवास रहे, तो पल्लवास को भी यहीं पे पढ़ लेना है। पल्लवास के टाइम का आर्किटेक्ट पढ़ लेना है भाई, रथ स्टाइल के टेम्पल, चैरियट स्टाइल के। उसके साथ साथ इनका लिटरेचर काफी इंपोर्टेंट है, क्रातार्जुनियम बुक भारवी ने लिखी है। पल्लवास ने किसको डिस्ट्रॉय किया था, चालुक्यास को। तो यहां एक चीज आप देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी कितनी अच्छी तरीके से बन रही है कि आपने बर्धन स्टार्ट किया, और बर्धन को किसने डिस्ट्रॉय किया, चालुक्यास ने, और चालुक्यास को किसने डिस्ट्रॉय किया, पल्लवास ने। यानी आपने पोस्ट गुप्त एरा में बर्धन के कारण 3 जो डायनेस्टीज हैं उनको भी पढ़ लिया, और आपको ये भी पता है कि ये डायनेस्टीज कंटेम्परेरी हैं। तो पेपर में क्रोनोलॉजी के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो बचता है, इसमें साउथ इंडिया की अदर हिस्ट्री है, जैसे चोल चेर पांड्यास हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं कि प्री मिडाइवल एरा से भी क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, इनकी लिटरेचर वगैरह पूछ लेता है। तो प्री मिडाइवल एरा को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। काफी मैं कोचिंग या काफी चीजों में मैं देखता हूं कि प्री मिडाइवल एरा को नेग्लेक्ट किया जाता है। आजकल इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में बन रहे हैं। तो कम समय में हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पे पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए शॉर्टकट इसमें करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे कि मैराथन क्लास चल रही है 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की। ये हवाई बातों को छोड़ के अपने जो भी कंटेंट है उस पर फोकस करिए, और इसको कंप्राइज मैनर में अपने जो कंटेंट है वो छोटा स्ट्रक्चरल इसके नोट्स बनाइए। किसी एक बुक में ये चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे आप आर.एस. शर्मा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तो सारी चीजें कंप्राइज फॉर्म में मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये चीजें क्योंकि कोई 10th क्लास की एनसीईआरटी में मान लीजिए पॉलिटी है, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी होगा, इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत कम समय में अगर आप स्ट्रक्चरल नोट्स बना लेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से। आपको पता है यूपीएससी इतना लिबरल कमीशन है, इतना लिबरल आयोग है, इतना उदार है कि देखिए उसकी मेरिट आज भी वहीं पे ही है जहां काफी समय पहले थी। तो उसका कारण है कि हम क्रोनोलॉजी तरीके से अगर करें तो बहुत आसानी से हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, और वो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। और वो हवाई चीजें जो होती हैं थोड़ी सी यूट्यूब पे कि भाई मैराथन क्लास और एक क्लास और एग्जाम पास, इस तरह की चीजें, इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें और खुद पे ज्यादा बिलीव करें, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूं कि 60% स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि जो अपना 100% देते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हवा नहीं लगती एग्जाम में। मतलब उनको पता ही नहीं चल पाता कि क्वेश्चंस को कैसे करें। मतलब बहुत उनके लिए परीक्षा काफी हार्ड बनी हुई है, लेकिन तैयारी वो पूरी कर रहे हैं, वो मेहनत पूरा कर रहे हैं। उसका कारण है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे हैं। एक सुनते ना स्मार्ट वे, उसमें नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई बार मैं एक काफी थोड़ा सा हास्यास्पद जो एक शेर है मिर्जा गालिब का, वो मुझे कई बार वहां फिट होता दिखता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो धूल जहां है वहां साफ करें,